आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार और हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम बात करेंगे नए चैप्टर नंबर 4 की, जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो पिछले चैप्टर 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है। किसी भी क्षेत्र की बात करें, अमेरिका का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया में अमेरिका का ही वर्चस्व है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे देश या देशों के संगठन हैं जो महाशक्ति बनने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो हमारे चैप्टर का शीर्षक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसका मतलब है सत्ता के अलग अलग केंद्र का होना। इसको ऐसे समझो, पहले क्या था कि जैसे हम शीत युद्ध के दौरान समझ सकते हैं कि सत्ता दो देशों के पास थी, यानी सत्ता के दो केंद्र थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अमेरिका सत्ता का एकमात्र केंद्र रह गया, यानी विश्व राजनीति में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही है। ये हम लोग 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो अमेरिका के अतिरिक्त बहुत सारे कई ऐसे देश या देशों के संगठन हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और महाशक्ति बनने की क्षमता रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में अमेरिका के अतिरिक्त सत्ता के अन्य वैकल्पिक केंद्र भी स्थापित हो रहे हैं या स्थापित होने की क्षमता रखते हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है कि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं होना, बल्कि कई अलग अलग केंद्र का होना। तो आई होप कि आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मीनिंग समझ गए होंगे। इसके बाद इसी संदर्भ में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय संघ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आसियान को देखेंगे और तीसरे नंबर पर हम चीन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय संघ। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो ये जो यूरोपीय संघ है, ये एक क्षेत्रीय संघ या क्षेत्रीय संगठन है। तो यूरोपीय संघ को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। तो समझो इसे। देखो, संगठन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्षेत्रीय संगठन और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है। अगर पहले हम क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देश के लिए कार्य करते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या कम होती है और यह इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। यहाँ देखिए, क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए काम करते हैं। इनमें शामिल देशों की जो संख्या होती है वो कम होती है और इन्हीं देशों के लिए ये काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ उदाहरण भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, सार्क हो गया इत्यादि। ये सारे क्षेत्रीय संगठन हैं। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसमें 10 देश हैं। शुरू में 5 थे, बाद में 5 आ गए,
10 देश हो गए। और यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या 28 है। सार्क की बात करें तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। यानी कि कितने, कोई 8 देश हैं, कोई 10 देश हैं, कोई 28 देश, कोई 5 देश है। तो इस तरह के होते हैं क्षेत्रीय संगठन, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कम होती है। अब अगर हम इसी के ऑपोजिट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के। आप देखिए कहाँ बात हो रही थी 8-10 देशों की, और अब बात कर रहे हैं 193 देशों की। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उसमें बहुत सारे देश आते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों के लिए, बहुत सारे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इन संगठनों के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य देखिए, यहाँ पर 4-5 तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप उसका एक ही जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि इन संगठनों के उद्देश्य जो होते हैं वो एक ही होते हैं। देखो, मान लो कि यदि प्रश्न ये आ जाए कि क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, मान लो प्रश्न ये आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, मान लो प्रश्न ये आ जाए कि सार्क के उद्देश्य बताओ, मान लो यूएनओ के उद्देश्य पूछ लिए जाएं, यूरोपीय संघ के पूछ लिए जाएं, आसियान के पूछ लिए जाएं, इतने सारे संगठन बता दिया मैंने। इन सभी के उद्देश्य अगर आ जाएं एग्जाम में तो एक ही आंसर लिखना है आपको। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये हम बताएंगे आपको। तो उद्देश्य एक समान ही है इनका। अब देखिए क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय संगठन की। क्षेत्रीय संगठन अपने ही क्षेत्र में काम करेगा, चाहे 8 देश हों, चाहे 10 देश हों, चाहे 12 देश हों, उनके लिए ही काम करेगा। यानी अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, पहला पॉइंट। अब यही मान लो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता तो बोल देते अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य होता है पूरे विश्व का विकास करना या विश्व के बहुत सारे देशों का विकास करना। बस इतना ही फर्क है। यानी कि क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य होता है पूरे विश्व के विकास के लिए काम करना। तो ऐसे ही आसान तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। इसके बाद अगला उद्देश्य है अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। यानी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सुलझाना। अब अगर यही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य होता तो आप बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है कि विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। सेम वही बातें हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य है अपने क्षेत्र के विवादों को सुलझाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाना। तो देख रहे हैं ना आप, एकदम एक जैसा उद्देश्य है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है आपको अपने तरीके से। तीसरा उद्देश्य है अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना। यानी जो इनके क्षेत्र में आते हैं उनका आर्थिक विकास करना। तो हम यहाँ पर भी ये बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो उद्देश्य है वो भी उद्देश्य यही है कि विभिन्न देशों का आर्थिक विकास करना, यानी विभिन्न देशों के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना। यानी कि क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाता है। बस इतना ही फर्क है। चौथा उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। ये भी उद्देश्य हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए सेम ही होगा। उसके बाद अगला उद्देश्य है
राजनीति में सुधार लाना। ये भी उद्देश्य हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। ये भी दोनों के लिए सेम ही होगा। बस फर्क इतना ही है कि क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र की राजनीति के लिए काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व की राजनीति के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं और इसके अलावे भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य यही होते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप सभी संगठन का उद्देश्य लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर करके ज़रूर सुनें और जहाँ ज़रूरत हो आप बुक की सहायता भी ले सकते हैं, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे यूरोपीय संघ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।